नमस्कार, मैं हूं चंदन राय और आज हम बात करेंगे चित्रकूट जेल में हुए शूट आउट पर। हमारे साथ हैं यूपी पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक और यूपी पुलिस के सबसे चहेते अधिकारी और अपराध के ऊपर लगाम लगाने वाले श्रीमान डीजीपी विक्रम सिंह साहब। वो डीजीपी रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चित्रकूट जेल में हुए शूट आउट पर सबसे पहले आपकी एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है? ये चंदन जी, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। जेल में जो भी आरोपी हैं वो अमानत है, जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस और जेल कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित रखें। और सबका, हमारा आपका, जो जेल के अंदर है, जो जेल के बाहर है, मौलिक अधिकार है राइट टू लाइफ, उसका कोई हनन नहीं कर सकता है। और उनका राइट टू लाइफ का हनन हुआ, आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए। सर, क्या लगता है कमी कहां रही? क्या केवल जेल अधीक्षक जेलर को सस्पेंड करने से इस पूरे घटनाक्रम को छुपाया जा सकता है? जेल के अंदर 9mm की पिस्टल आना, 3 लोगों की हत्या हो जाना, आखिर अंशु दीक्षित को क्यों मानना पड़ा? कहीं पे भी अब तक इस तरह का बयान नहीं आया है कि अंशु ने पुलिस के ऊपर फायर किया। तो आखिर अंशु दीक्षित जो मेन है, जिसने दोनों लोगों की हत्या की, उसको आखिर पुलिस को क्यों मानना पड़ गया? महत्वपूर्ण सवाल चंदन जी। आप ऐसे अनुभवी पत्रकार ही ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएं। इसी तरह की एक कमोबेश एक घटना हुई थी बागपत में, जिसमें मुन्ना बजरंगी मारा गया था सुनील राठी के द्वारा। इसके बाद अगर इसमें देखें कि अंशुल दीक्षित सुल्तानपुर जेल से सितंबर 2019 से चित्रकूट भेजा गया। मुकीम काला कुछ समय पूर्व मई में सहारनपुर से चित्रकूट भेजा गया। मैं इसको इत्तेफाक मानूं या इसको मैं मानूं कि ये प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब इकट्ठा हुए चित्रकूट में? 2 महीने से सीसीटीवी के कैमरास खराब थे। इत्तेफाक मानूं, लापरवाही मानूं या संलिप्तता मानूं? नंबर 3, 9mm की पिस्टल जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी चली जाती है। इत्तेफाक, लापरवाही या संलिप्तता? 4, जो आपने बिंदु उठाया, पुलिस मुठभेड़ में जब आप आत्मरक्षा के प्राविधान धारा 96 से लेके 104 आईपीसी के अंतर्गत अपनी या किसी और की जान की सुरक्षा के अंतर्गत चलाते हैं, उसके पास तो 9mm पिस्टल थी, 7 ही राउंड चलाए। हमारे पास, हम जब मैं कह रहा हूं तो एसटीएफ, पैरामिलिट्री और पुलिस के पास AK-47, AK-56, 9mm तो छोड़ दीजिए, सब मशीन गन्स और क्या नहीं है, एरिया वेपन्स। तब भी उसको क्या आत्मसमर्पण के लिए कहा गया? क्या उसको प्रेरित किया गया? क्या उसको रबर बुलेट से निष्क्रिय करने की कोशिश की गई? नॉन वाइटल पार्ट पे गोली मार के घुटने से नीचे? इसका अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है। अंशुल दीक्षित के मरने से एक बहुत बड़ी जो जानकारी का स्रोत था सीसीटीवी के साथ, वो दफन हो गया। चंदन जी, सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो यूपी पुलिस के मुखिया रहे हैं। आपने इतने बड़े बड़े बदमाश प्रदेश में नतमस्तक होते देखे, आप लोग के सामने पुलिस के नतमस्तक हुए। कभी भी हम लोग भी इतने समय से पत्रकारिता में, कभी भी बदमाश जो है वो आपस में गैंगवार की वजह से टकराते हैं। एक इलाका, मतलब एक जो उनका क्षेत्र होता है, उसमें वर्चस्व की लड़ाई को टकराव लेकर होता है। इसमें तो तीनों बदमाश तीनों अलग तरफ के थे। महराज पूर्वांचल का बदमाश था, मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदमाश था, अंशु जो है वो अवध का बदमाश था। आखिर ऐसी क्या स्थिति आई कि तीनों के आपस में टकराव हो गया? उस टकराव की भनक जेल प्रशासन को पहले कभी नहीं लगी? देखिए, मैं बात थोड़ी जानकार रहता हूं। हालांकि जो मरा व्यक्ति, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए सिवाय अच्छाई के। लेकिन जो आपने पूछा है, इन्वेस्टिगेशन करना है, जनता को अधिकार है जानने का। मिराज एक बहुत ही शातिर दिमाग, सफेद पोश अपराधी बनारस का रहा है। ऐसा भी बताया जाता है कि कई पुलिस अधिकारी, और मैं जब अधिकारी कह रहा हूं तो मैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल के नहीं, उससे भी ऊंचे, बहुत ऊंचे अधिकारियों से उसका मेलजोल था। और बनारस उसका वर्चस्व था। यही बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी का बड़ा खास था। बहरहाल वो तो बात की बात है। मुकीम काला के बारे में बताया जाता है, शातिर अपराधी, 60 के ऊपर मुकदमे, 1 लाख का इनाम। और तंजीम अहमद डिप्टी एसपी की जो हत्या बिजनौर में हुई थी, वो उसके द्वारा की गई थी। चलिए, मान लिया हमने। अंशुल वाजपेयी का अगर इतिहास आप खंगालें तो मालूम पड़े कि NHRM स्कैम में जो यहां पर हत्याएं हुई थी लखनऊ में, उसका हाथ बताया जाता है। इसमें ऐसा कोई नहीं था जिसको कि आप ये कहने कि ये वो सरफिरा था कि जिसको कि मारने में या पुलिस को रिसीव करने में बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। शातिर और दिमागी है, लेकिन ये जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, बाहुबल का कम इस्तेमाल करते थे। ये पिट्ठू थे किसी न किसी के। ये अपने स्वप्रेरणा से अपराध नहीं कर रहे थे। अंशुल दीक्षित की अगर जन्म कुंडली खंगालें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके रिमोट किसके हाथ में था। इसी तरह अगर आप मिराज के बारे में जानेंगे, इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था।
मुकीम काला का रिमोट किसके हाथ में था? तो ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन जो 7 डाउन बैटिंग करने आते हैं, आपने सही कहा, ओपनिंग बैट्समैन के मिजाज और उनके तेवर अलग होते हैं, और 6 और 7 डाउन वाले ऐसे होते हैं कि थाने चौकी लेवल में भी इनको निपटा सकते थे। लेकिन अंशुल वाजपेयी का आपने सही कहा कि अगर अंशुल अंशुल को अगर निष्क्रिय करना चाहते, मैं इस पे जरूर जानना चाहूंगा कि निष्क्रिय करने के क्या कार्रवाई की गई? सर, बड़ा सवाल सा है इसमें। एक बदमाशों को एक जगह इकट्ठा किया गया, मुकीम काला को 7 तारीख को चित्रकूट जेल लाया गया। इससे कुछ ही दूरी पे बांदा जेल है जहां मुख्तार अंसारी बंद है। आखिर जेल में हुए इस शूट आउट का, चित्रकूट जेल के शूट आउट का मुख्तार पर क्या असर होगा? एक अधिकारी के नाते आपको बदमाशों के हाव भाव से समझ जाते हैं कि बदमाश इस समय किस कंडीशन में है। मैं वही फेंको क्रिकेट की उसमें बताता हूं, जवाब आपको दूंगा। किसी टीम का अगर 3 डाउन बैट्समैन बीमार पड़ जाए या रिटायर्ड हर्ट हो जाए तो उस टीम का क्या होगा? मिराज एक बहुत महत्वपूर्ण गिरोह का सदस्य था, उसका बड़ा योगदान था। हथियार इकट्ठा करना और रसद सप्लाई करना मिराज की एक प्रमुख जिम्मेदारी थी। इसके टूटने से मुख्तार गैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये किसी को अनुकूल और प्रतिकूलता नहीं, औचित्य और कानून के दृष्टिकोण से क्या सही और क्या गलत है, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके अगर पैमाने पे देखें, कानूनी दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। अगर गैंग की दृष्टि से देखें, जी सर, एक सवाल, क्या इस हत्याकांड की, आप अधिकारी होने के नाते आपकी तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है, आपसे समय समय पर पुलिस के जवान, नए अधिकारी आपसे संपर्क करते हैं जानकारी, क्या आपको लगता है चित्रकूट जेल में हुए शूट आउट के तार कहीं ना कहीं बागपत जेल में हुए मुन्ना बजरंगी शूट आउट से जुड़े हुए हैं? ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर बागपत जेल के बारे में आप देखें तो सुनील राठी भी कहीं और से आए थे बागपत जेल, वहां पर भी हथियार बाहर से पहुंचाए गए थे। दोनों में बड़ी समानताएं हैं, और ये समानताएं ये इत्तेफाक नहीं हो सकती है। आप इसमें देखें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत से एक सुनियोजित तरीके से एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये नहीं होगा, क्योंकि गैंग वॉर पहले भी हुए हैं, जेल के अंदर पहले भी हत्याएं हुई हैं, जेल के अंदर पहले भी बाहुबलियों के बीच में गोलियां चली हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों से और गिरोहों के बीच में गोलियां चली हैं। आपने सुना होगा निर्भया केस में जब आरोपी तिहाड़ जेल गए थे तो शातिर अपराधियों ने एक की हत्या वहीं तिहाड़ जेल में कर दी थी। ये पहले भी होता रहा, पूरे भारत में होता रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शातिर अपराधी इसके पीछे कोई पैटर्न न हो, ये एक आइसोलेटेड और अलग अलग घटनाएं हो। सर, अपने सूत्रों की अगर हम माने तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुख्यात बदमाश थे अनिल दुजाना और सुंदर बाटी, वो गैंग आज की डेट में नतमस्तक है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी दिल्ली, एनसीआर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को दिखाना चाहता है, और इसी को लेके उसका जो अनबन है वो सुनील राठी से पानीपत की किसी रंगदारी को लेकर हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील राठी को यह लगता हो कि मुकीम काला मुझे आने वाले समय में मेरे अपराध के जयराम की इस दुनिया में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो रखना चाहता था उसमें असर डालेगा, इसलिए इसको रास्ते से हटा दिया जाए? और क्या एक बदमाश इतना बड़ा प्लान कर सकता है बिना किसी? नहीं कर सकता है। सुनील राठी ठीक है, उनका नाम ज्यादा हो गया है, लेकिन ये उनकी कुवत नहीं है कि वो चित्रकूट में ये सब करवा करके हत्या करना, ये उनकी औकात नहीं है सुनील राठी की। नाम जरूर हो गया है मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद, लेकिन ये औकात उनकी नहीं है। मुकीम काला ठीक है, शातिर बदमाश है, लेकिन उसके ये भी कैपेसिटी नहीं थी कि सुनील राठी का मुकाबला कर सके। सुनील राठी दूसरे अंतर प्रांतीय लेवल पे आते थे। मुकीम काला एक स्थानीय अपराधी थे जो बिजनौर, सहारनपुर और हद से हद मेरठ तक पहुंच सकते थे। कहा जाए तो आसपास के 5 जिलों में असर डालने वाले बदमाश थे। बस इसके ऊपर इनकी औकात नहीं थी। तो मैं नहीं समझता हूं सुनील राठी अभी मुन्ना बजरंगी से तो उबरे नहीं, एक और मुसीबत अपने सर पे लेंगे, क्योंकि मुन्ना बजरंगी में भी अगर जांच ठीक ठाक हो जाए, पता नहीं किस तरफ जांच जाए, प्रकाश किस तरफ जाए इन्वेस्टिगेशन का, अभी तो वो उसी से निपट ले, तो दूसरी मुसीबत अपने ऊपर मोल लेना मैं नहीं समझता हूं कि इतनी मूर्खता कोई भी करेगा। न उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि चित्रकूट में बैठ करके ये काम, तो मैं कहूंगा कि अगर डीजीपी भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। सर, अंतिम सवाल आपसे लेंगे, इस शूट आउट का, चित्रकूट जेल में हुए शूट आउट का कानून व्यवस्था के ऊपर किस तरह का असर दिखाई देता है? क्या सवाल खड़े होते हैं?
और इसका क्या असर आने वाले समय में बदमाशों के बीच में जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटरों का असर ये दिखने को मिला है कि सरकार कहती है कि बदमाश अब पलायन कर चुके हैं प्रदेश से। चंदन जी, मैं बहुत निराश हूं, क्योंकि जो संदेश गया है वो बड़ा नकारात्मक गया है। जनता में हर्ष की लहर गई है। पुलिस में अपनी अपनी पीठ को कह मुंह से कुछ नहीं रहा है, लेकिन सब अंदर खाने सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं और कह रहे हैं कि आप देखा, पुलिस अगर चाहे तो कानून के हाथ और यूपी पुलिस के हाथ कितने लंबे, कहाँ सच्चाई है। और ये खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, या वाकई उनको, और अगर पुलिस अपनी पीठ पे थपथपा रही है तो उनको थपथपाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ये सरासर गैर कानूनी है जो हुआ है, नहीं होना चाहिए था। और जो संदेश गया है, क्योंकि संदेश वही जैसे जो अवधारणा होती है वो सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सच्चाई कुछ भी हो, अवधारणा ये है कि इनके जो है निपटाया गया है, चाहे गैंग वॉर के जरिए, एक गैंग के ऊपर पीठ में हाथ रख के, या एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल के दोनों कांटे तोड़ के फेंक दिए गए। अवधारणा अगर ये है तो मैं देख रहा हूं कि तीनों पक्षों में, पुलिस में भी, जनता में भी और हर जगह इसका स्वागत किया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड में दहशत आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। इसी तरीके से आप हमें मार्गदर्शन करें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ डीजीपी विक्रम सिंह झा साहब जुड़े हुए थे, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, अनुभवी डीजीपी के रूप में इनकी पहचान है। और हम आखिर उस सच की तलाश कर रहे हैं कि चित्रकूट जेल में शूट आउट क्या सिर्फ एक महज घटना है या इसके पीछे एक बड़ा प्लान है। क्योंकि अगर प्लान है तो आने वाले इस समय में इस तरह की गैंगवार कहीं जेलों से बाहर सड़कों पे न दिखने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।